हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए एक और सच्ची और बेहद डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी हमें भेजी है अमित सिंह जी ने। अगर दोस्तों आप भी हमें कहानी भेजना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिखे हुए नंबर या हमारी इंस्टा आईडी पर भेज सकते हो। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। पापा, रिया भागती हुई आई और अपने पापा से लिपट गई। पापा, विदेश में मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, रिया ने कहा। तो तुम्हारी विदेश की ट्रिप ठीक रही? उसके पापा ने पूछा। पीछे से विशाल भी आ गया। पापा जी नमस्ते, विशाल ने कहा। नमस्ते, सब ठीक तो रहा? रिया ने तुम्हें ज़्यादा परेशान तो नहीं किया? रिया के पापा ने अपने दामाद विशाल से पूछा। नहीं पापा जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ, विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो आओ अंदर आ जाओ, रिया के पापा ने कहा। तो अब आगे का क्या प्लान है तुम्हारा? रिया के पापा ने विशाल से पूछा। एक गेस्ट हाउस बनवाने को सोच रहा हूँ, विशाल ने कहा। तो उसके लिए कोई जगह सिलेक्ट की या नहीं? रिया के पापा ने पूछा। हाँ देखी तो है, विशाल ने थोड़ा अटकते हुए रिया को देखा। पापा, दरअसल हम लोगों की जो पहाड़ी पर जमीन है, विशाल वहाँ पर एक गेस्ट हाउस बनवाना चाहता है, रिया ने धीरे से कहा। ये सुनकर रिया के पापा भड़क गए। तुम्हें सब कुछ पता भी है कि वो जगह कैसी है, फिर भी तुम लोग ये सब सोच रहे हो? रिया के पापा ने थोड़े गुस्से से बोला। पापा जी, आजकल इन चीजों को कौन देखता है, जमाना बहुत आगे बढ़ चुका है, विशाल ने कहा। जमाना बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन अभी भी कुछ चीज ऐसी हैं जो कभी बदल नहीं सकती, और वो जगह भी ऐसी है, रिया के पापा ने कहा। लेकिन पापा, वो बात तो बहुत पहले की है, हमें एक बार देखना चाहिए, रिया ने कहा। क्या देखोगी तुम? रिया के पापा ने पूछा। पापा जी, मेरा एक दोस्त पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है, हमें उससे मिलकर एक बार बात कर लेनी चाहिए। अगर वहाँ अभी भी कुछ ऐसा हुआ तो हम उस प्रोजेक्ट पर काम नहीं करेंगे, विशाल ने कहा। हाँ पापा, एक बार कोशिश कर देख लेते हैं, प्लीज पापा एक बार मान लीजिए, रिया ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। ठीक है, अगर तुम लोगों को लगता है तो एक बार देख लो, लेकिन अगर वहाँ थोड़ा भी कुछ अजीब महसूस होता है तो तुम लोग इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं करोगे, रिया के पापा ने कहा। ठीक है पापा जी, मैं एक बार अपने दोस्त सुमित से बात कर लेता हूँ। ठीक है, रिया के पापा ने कहा और वहाँ से उठकर अपने कमरे में चले गए। रिया के पापा अपने कमरे में आ गए और आंख बंद करके पिछली बात याद करने बैठ गए। शायद 25 साल हुए होंगे। रिया के पिता सतीश शाह एक प्रॉपर्टी डीलर थे। कितने दिन हो गए, हर समय काम ही काम, मैं बोर हो गई हूँ, और देखो अपनी बेटी रिया को, ये भी यहाँ पर उब गई है, सतीश की पत्नी अंजलि ने कहा। अरे भाई, मैं जो भी कुछ करता हूँ तुम लोगों के लिए ही करता हूँ, सतीश बोला। हाँ तो चलो ना कहीं घूम कर आते हैं, अंजलि ने जिद की। ठीक है, कल चलते हैं, सतीश ने कहा। कहाँ? जगह तो बताओ, अंजलि ने जिज्ञासा से पूछा। पहाड़ी पर एक गेस्ट हाउस का काम पूरा हुआ है, मुझे वहाँ देखने जाना था, तो इस बहाने वहाँ घूमना भी हो जाएगा, सतीश ने कहा। ठीक है तो कल चलते हैं, अंजलि ने कहा। अगले दिन वो लोग उस गेस्ट हाउस पर पहुँच गए। ये जगह तो सचमुच बहुत प्यारी है, अंजलि ने कहा। यहाँ का केयर टेकर कहाँ है? सतीश ने आवाज लगाई। एक लंगड़ा इंसान वहाँ आया। साहब, मैं ही यहाँ का केयर टेकर हूँ, उस लंगड़े आदमी ने जवाब दिया। नाम क्या है तुम्हारा? सतीश ने उससे पूछा। साहब, मेरा नाम शंकर है, उस लंगड़े आदमी ने जवाब दिया। शंकर, ये सब सामान गेस्ट हाउस में रखवाने का प्रबंध करो, सतीश ने कहा। सतीश, देखो ना, यहाँ से सब कुछ कितना प्यारा लग रहा है, अंजलि ने कहा। अब तो तुम खुश हो ना? सतीश ने अंजलि की आंख में देखकर पूछा। हाँ मैं बहुत खुश हूँ, अंजलि ने कहा। चलो अंदर चलते हैं, सतीश ने रिया को गोद में उठाते हुए अंजलि से कहा। अंजलि, तुम थोड़ा यहाँ घूम लो, मुझे थोड़ा काम है। खाना खाने के बाद सतीश ने अंजलि से कहा। शंकर, शंकर, सतीश ने शंकर को आवाज दी। जी साहब, शंकर ने आके कहा।
शंकर, मुझे ये सारी जगह एक बार देखनी है, चलो मुझे ये सारी जगह अच्छे से दिखाओ, सतीश ने कहा। ठीक है साहब, शंकर ने कहा। दोनों हर जगह को देखने लगे। गेस्ट हाउस तो काफी अच्छे से बनाया हुआ है, सतीश ने सब देखते हुए कहा। घूमते घूमते दोनों एक और कमरे में पहुंचे। उसके अंदर एक छोटा सा कमरा और भी था, जिसके दरवाजे पर एक मोटा सा ताला लगा हुआ था। ये इस दरवाजे पर ताला क्यों लगा हुआ है? सतीश ने पूछा। साहब, ये तो बहुत पहले से ही लगा हुआ है, शंकर ने कहा। इसकी चाबी कहाँ है? सतीश ने पूछा। साहब, इसकी चाबी नहीं है, शंकर ने थोड़ा अटकते हुए कहा। चाबी नहीं है तो इस ताले को तोड़ा क्यों नहीं? सतीश ने अगला सवाल किया। साहब, यहाँ से चलिए, मैं सब कुछ बताता हूँ, शंकर ने थोड़ा घबराते हुए कहा। दोनों वहाँ से बाहर आ गए। अब बोलो, क्या हुआ है और तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? सतीश ने पूछा। साहब, वो दरवाजा नर्क का दरवाजा है, शंकर ने कहा। नर्क का दरवाजा? क्या बकवास है, सतीश ने कहा। ये बकवास नहीं, सच है साहब, शंकर ने कहा। देखो, इन सब बकवास चीजों पर मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। मुझे कल हर हालत में इस दरवाजे को खुलवाना है। मैं भी तो देखूं कि नर्क का दरवाजे के पीछे क्या है, सतीश ने कहा। रात में सब गहरी नींद में सोए हुए थे। अचानक सतीश की नींद खुल गई। बाहर खिड़की से बहुत तेज हवा आ रही थी। सतीश ने उठकर खिड़की बंद। अचानक उसे आवाज आई, जैसे कोई दरवाजा जोर जोर से दरवाजा हिला रहा हो। सतीश देखने लगा कि आवाज किस ओर से आ रही है। आवाज का पीछा करते करते सतीश उस दरवाजे पर पहुंच गया, जिस पर मोटा ताला लगा था। दरवाजा बहुत जोर से हिल रहा था। लगता है कि इसके पीछे कोई है, सतीश ने सोचा। कौन है वहाँ? सतीश ने आवाज दी, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसने ताला खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा। तभी उसे याद आया कि गेस्ट हाउस में घूमते हुए उसने एक जगह लोहे की रोड रखी हुई देखी थी। सतीश वो रोड लेकर वापस आया। दरवाजा अभी भी बहुत जोर से हिल रहा था। उसने उस ताले को तोड़ने के लिए रोड उठाई ही थी कि दरवाजा हिलना अपने आप बंद हो गया। उसने घड़ी में देखा तो 4 बज रहे थे। इसे कल सुबह देखूंगा, सतीश ने कहा और वापस अपने कमरे में आ गया। सुबह हुई, सतीश की आंख खुली। उसने देखा तो रिया सोई पड़ी थी, लेकिन अंजलि का कुछ पता नहीं था। अंजलि, सतीश ने आवाज दी। इतनी सुबह कहाँ चली गई? सतीश ने खुद से कहा। कमरे से बाहर आकर उसने अंजलि को ढूंढना शुरू कर दिया। अंजलि को ढूंढते ढूंढते सतीश उसी कमरे में पहुंच गया जहां वो ताला लगा हुआ था। अंजलि वहीं उसी दरवाजे के सामने खड़ी थी। अंजलि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सतीश ने कहा। अंजलि ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस ऐसे ही उस दरवाजे को देखे जा रही थी। अंजलि, क्या हुआ है तुम्हें? सतीश ने कुछ तेज आवाज से कहा तो अंजलि को अचानक से होश सा आया। मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? अंजलि ने कहा। ये तो मैं तुमसे भी पूछना चाहता हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? सतीश ने कहा। मुझे कुछ याद नहीं है। हाँ, बस इतना पता है कि तुमने मुझे आवाज दी थी, बाकी मुझे कुछ याद नहीं है, अंजलि ने कहा। कोई नहीं, अब चलो आ जाओ मेरे साथ, सतीश ने कहा और उसे साथ ले गया। तुम्हें तो शायद बुखार भी है, सतीश ने कहा। मुझे तो ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, अंजलि ने कहा। देखो तुम्हारा शरीर कितना तप रहा है। ऐसा करो, तुम थोड़ा आराम करो और नींद लेने की कोशिश करो। मैं जरा तुम्हारे लिए कुछ दवा का प्रबंध करता हूँ, सतीश ने कहा और वहाँ से चला गया। शंकर, सतीश ने बाहर आकर आवाज दी। जी साहब, शंकर ने आकर कहा। क्या हुआ उस कमरे के ताले का? तुमने उसे खुलवाया या नहीं? सतीश ने कहा। वो साहब, शंकर ने अटकते हुए कहा, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। किसी को अभी बुलवाओ या कुछ और करो, मुझे वो कमरा आज ही खुला हुआ चाहिए। और हाँ, मैं जरा पास तक जा रहा हूँ तो सबका ध्यान रखना, सतीश ने कहा और बाहर निकल गया। शाम को सतीश वापस आया तो शंकर के साथ एक लड़का खड़ा हुआ था। साहब, ये कर लेगा वो काम, शंकर ने हाथ जोड़ते हुए कहा। ठीक है, तो इसे अभी काम पर लगा दो, ये कहकर सतीश अपने कमरे में चला गया।
अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? अंदर आकर सतीश ने पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अंजलि ने कहा। रुको जरा मुझे देखने दो। सतीश ने उसके माथे पर हाथ रखा। ये तो अभी भी बहुत ज्यादा गर्म है, लो पहले ये दवाई ले लो और फिर सोने की कोशिश करो, सतीश ने कहा। कुछ देर बाद ही अंजलि को नींद आ गई। सतीश ने एक बार फिर से उसके माथे पर हाथ रखा तो अंजलि का माथा अब भी उतना ही गर्म हो रहा था। पता नहीं तुम्हें क्या हो रहा है? सतीश ने एकटक अंजलि को देखा और वहीं लेट गया और कुछ देर बाद सो गया। आधी रात को सतीश की नींद कुछ अजीब आवाज सुनकर खुल गई। सतीश ने देखा तो अंजलि बैठी हुई थी और उसके सारे बालों से उसका चेहरा ढका हुआ था। वो अजीब आवाज उसके गले से ही निकल रही थी। अंजलि क्या हुआ है तुम्हें? सतीश ने उसके चेहरे से बाल हटाने की कोशिश की तो अंजलि ने उसका हाथ पकड़ लिया। हाय! सतीश के मुंह से हाय निकली। कुछ देर बाद ही अंजलि ने एक अजीब सी डकार ली और वापस बिस्तर पर गिरकर सो गई। सतीश ने अपने हाथ को देखा तो जितना हाथ अंजलि ने उसका हाथ पकड़ा था उतना हाथ उसका झुलस गया था। सतीश को फिर से नींद नहीं आई और रात भर वैसे ही टहलता रहा। सुबह उसने अंजलि का माथा छुआ तो उसका माथा बिल्कुल ठंडा पड़ा था। अंजलि अभी भी गहरी नींद में थी। शुक्र है कि तुम्हारा बुखार उतर गया, सतीश ने धीरे से कहा और कमरे से बाहर आ गया। शंकर क्या हुआ? उसने काम पूरा कर दिया? सतीश ने कमरे से बाहर आकर पूछा। साहब वो सामान लेकर वहाँ गया तो था, लेकिन उसके बाद वो दिखा ही नहीं। शायद वो भाग गया है, शंकर ने कहा। तुम सब रहने दो, अब मैं खुद इस काम को देखता हूँ, सतीश ने गुस्से से कहा और वापस उस कमरे की तरफ चला गया। वो लोहे की रोड अभी भी वहीं पड़ी हुई थी। सतीश ने वो रोड उठाई और उस ताले पर बजाना शुरू कर दिया। साहब साहब रुक जाइए, शंकर ने हाथ जोड़ते हुए कहा। तुम चुप रहो, सतीश ने कहा और उस ताले पर रोड बजाता रहा। कुछ ही देर बाद घन की आवाज के साथ ताला टूट गया। अभी भी रुक जाइए साहब, शंकर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, लेकिन सतीश ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। दरवाजा पूरी तरह से जाम हो रखा था। सतीश ने पूरी ताकत लगाकर उस दरवाजे को खोला। दरवाजा खोलते ही वहां पर एक गंदी बदबू फैलने लगी। कितनी सड़ी हुई बदबू है, सतीश ने कहा। सतीश ने मुंह पर रुमाल बांध लिया। अंदर बहुत अंधेरा था। शंकर जाओ ऊपर से टॉर्च लेकर आओ, सतीश ने कहा। शंकर वहीं मूर्ति बनकर खड़ा रहा। तुमने सुना नहीं? जाओ जाकर टॉर्च लेकर आओ, सतीश ने इस बार थोड़ी ऊंची आवाज में कहा तो शंकर जल्दी से टॉर्च लेने चला गया। सतीश ने अंदर टॉर्च से रोशनी की। हाय मेरे भगवान, ये सब क्या है? सतीश के मुंह से निकल गया। कमरे के अंदर नीचे जाने की कुछ सीढ़ियां बनी हुई थी और 2 सीढ़ी के बाद ही काले रंग का कीचड़ जैसा पानी भरा हुआ था, जिसमें से अभी भी बुलबुले उठ रहे थे। कुछ जगह उस कीचड़ नुमा पानी में कुछ कंकाल भी फंसे हुए दिखाई दे रहे थे। कुछ ही देर में एक तरफ से पानी से बहुत सारे बुलबुले उठने लगे। सतीश ने वहां टॉर्च की रोशनी की तो वहां उस लड़के की लाश तैर रही थी। शंकर जल्दी यहाँ आओ, सतीश ने शंकर को आवाज दी। देखो उस लड़के को, सतीश ने कहा। उस लड़के को देखकर शंकर वहीं सर पकड़कर बैठ गया। साहब ये आपने अच्छा नहीं किया, अब हम में से कोई नहीं बचेगा, शंकर ने लगभग रोते हुए कहा। मौत का खौफ उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। ये सब बात बाद में करना, पहले कुछ लेकर आओ जिससे हम इसकी लाश को निकाल सकें। शंकर ऊपर से एक बड़ा सा बांस लेकर आया। दोनों बांस के सहारे उस लाश को अपने पास लाने लगे। उसकी आंख ऐसे फटी हुई थी जैसे अभी बाहर निकल जाएगी। तभी उस लड़के की लाश में कुछ हरकत हुई। उसकी आंख, मैंने अभी अभी इसकी आंख में हरकत देखी, शंकर ने लगभग हाँफते हुए कहा। अभी भी समय है, यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो कोई नहीं बचेगा, उस लड़के की लाश ने कहा और वापस पानी में डूब गई। तभी ऊपर से रोने और चीखने की आवाज आने लगी। सतीश भागकर ऊपर गया तो देखा अंजलि रिया का गला दबाने में लगी हुई थी। छोड़ो छोड़ो रिया को, सतीश रिया को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो चाहकर भी रिया को नहीं छुड़ा पा रहा था। तभी पीछे से आकर शंकर ने अंजलि के सर पर
वार किया तो अंजलि बेहोश होकर वहीं गिर गई। ये तुमने क्या किया? सतीश ने शंकर से गुस्से से पूछा। साहब, आपने नर्क का दरवाजा खोल दिया है और वहाँ की आत्माओं ने सबको अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया है। आप जितना जल्दी हो सके यहाँ से दूर चले जाइए, शंकर ने कहा। लेकिन मैं अंजलि को ऐसे कैसे छोड़कर जा सकता हूँ? सतीश ने कहा। ये अब आपकी पत्नी नहीं रही, इसे होश आ गया तो ये आपको नहीं छोड़ेगी। शंकर ने अंजलि के हाथ और पैर बिस्तर से बांधते हुए कहा। सतीश ने फिर रुकना उचित नहीं समझा, वो जल्दी से बाहर आया। एक बार उसने अंजलि का नाम बेबसी से लिया और फिर तेजी से गाड़ी निकालकर ले गया। शंकर ने अंजलि को कसकर बांध दिया था। उसके बाद वो तेजी से उस नर्क के दरवाजे तक आया और पूरी ताकत लगाकर बंद करने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई है। उसने घूमकर देखा तो कुछ नहीं था, लेकिन इतनी ही देरी में किसी ने उसका पैर पकड़ा और उस कीचड़ जैसे पानी में खींच लिया। उधर अंजलि बिस्तर के साथ साथ बाहर की ओर जा रही थी। सतीश गाड़ी बहुत तेज चला रहा था, उसके हाथ बहुत तेज से कांप रहे थे। उसका ध्यान अभी भी अंजलि की तरफ था, इसलिए वो सामने आती गाड़ियों को नहीं देख पाया और उसकी गाड़ी सड़क से उतरकर बहुत दूर तक जंगलों में चलती चली गई। सतीश ने वापस गाड़ी वहां से घुमानी चाही, लेकिन गाड़ी का टायर झाड़ियों में बुरी तरह फंस गया था। उसने रिया को गोद में उठाया। बेटा, रोना नहीं, बस आंख बंद करके सोने की कोशिश करना, सतीश ने रिया से कहा और आगे की तरफ चलने लगा। सतीश बहुत तेजी से जंगलों में आगे बढ़ रहा था। कुछ समय बाद उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसके पीछे कोई आ रहा हो, लेकिन वो जब जब पीछे देखता तो उसे कोई नहीं दिखता। पापा देखो, मम्मी हमारे पीछे आ रही है, रिया ने कहा। सतीश ने रिया की बात सुनकर डरते डरते पीछे मुड़कर देखा तो अंजलि वैसे ही बिस्तर से बंधी हुई खड़ी थी। उसके बाल अभी भी उसके चेहरे पर ही पड़े हुए थे। तुमने मुझे वहाँ अकेला छोड़कर अच्छा नहीं किया, अंजलि ने रोते हुए कहा। अंजलि, मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं था, वो तो बस, सतीश ने उसे समझाते हुए कहा। रोते रोते अंजलि फिर हंसने लगी और फिर लगातार हंसने लगी। मैं तो मर गई, अंजलि ने अपनी गर्दन टेढ़ी करते हुए कहा। और अब तुम भी मरोगे, बोलो मरोगे ना मेरे साथ, अंजलि ने पास आकर कहा। चली जाओ, सतीश ने पूरी ताकत से उस बिस्तर पर लात मारी और वहां से भागने लगा। भागते भागते सतीश बहुत ज्यादा थक चुका था। पापा, पानी, रिया ने हल्के से कहा। सतीश का भी प्यास की वजह से गला सूख गया था। हांफते हांफते सतीश एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। तभी पीछे से किसी ने उसकी आंखों पर हाथ रख दिया। देखो, पकड़ लिया मैंने तुम्हें, ये अंजलि की आवाज थी। सतीश ने फिर जैसे तैसे खुद को उससे छुड़वाया और फिर रिया को उठाकर भागने लगा। पीछे से उसे अंजलि के हंसने की लगातार आवाज आ रही थी। भागो और भागो, मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगी। दूर तक जंगल ही जंगल दिख रहे थे। लगता है हम नहीं बचेंगे, सतीश ने निराश होकर कहा। तभी उसे थोड़ी दूर पर हेडलाइट की चमक दिखाई दी। लगता है वहाँ कोई सड़क है, सतीश ने कहा और उस तरफ दौड़ने लगा। वो सड़क ही थी। वहां पहुंचकर सतीश ने थोड़ी सुकून की सांस ली। शायद हम बच जाएं, सतीश ने खुद से कहा। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, अंजलि सामने ही खड़ी थी। पता है सतीश, मैं तुम्हें और रिया को मारूंगी नहीं, बस ऐसे ही खा जाऊंगी। ये कहकर अंजलि ने अपना जबड़ा खोलना शुरू कर दिया। अचानक से पीछे से एक तेज रोशनी पास आती चली गई। तुम्हें मेरी ही गाड़ी मिली है क्या इस बच्ची के साथ मरने के लिए? गाड़ी के ड्राइवर ने गाड़ी से उतरते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सतीश को होश आया। प्लीज आप मुझे पास के शहर तक छोड़ दो, सतीश ने हाथ जोड़ते हुए कहा तो ड्राइवर ने उसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया। भड़ाक की आवाज से खिड़की खुल गई तो सतीश की निंद्रा भी भंग हो गई। 25 साल बहुत होते हैं, समझ नहीं आता कि मैंने विशाल को हाँ बोलकर गलती तो नहीं कर दी, लेकिन क्या पता नरक का दरवाजा किसी ने बंद ही कर दिया हो। सतीश बैठकर यही सब सोचने लगा। खिड़की हवा से बहुत तेज आवाज कर रही थी। सतीश खिड़की की तरफ जाना नहीं चाहता था, लेकिन आवाज लगातार आ रही थी, इसलिए सतीश खिड़की बंद करने आया तो दूर
अंजलि वैसे ही बिस्तर से बंधी हुई वहां टहल रही थी। उसकी नजर बार बार सतीश को घूर कर देख रही थी। सतीश ने जल्दी से खिड़की बंद कर दी और अपने बिस्तर पर आ गया। 25 साल पहले सतीश के घर लौटने पर उसने सबसे पहले अपने पंडित जी से संपर्क किया। पंडित जी को सतीश ने सारी घटना के बारे में बताया। रिया का भी उस दिन के बाद से बुखार रहना शुरू हो गया था। ये सब अच्छा नहीं हुआ, पंडित जी ने बताया। कुछ रास्ता होगा? सतीश ने पंडित जी से पूछा। देखो, वैसे तो मैं ये काम करता नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी सहायता करना जरूरी भी है। एक हवन करके तुम दोनों के लिए कवच तैयार करना होगा और साथ में इस घर को भी कील करना होगा ताकि कोई बुरा साया इस घर में प्रवेश न कर सके। हवन के बाद पंडित जी ने सतीश को 2 कवच दिए। इन्हें अपने और अपनी बेटी के साथ हमेशा रखना, वो तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन जब तक ये तुम्हारे पास है तब तक वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अंजलि इन सब चीजों का जिम्मेवार मुझे मानती है, तभी तो 25 साल से वो मुझसे अपना बदला लेने का इंतजार कर रही है। सतीश ने गहरी सांस ली और अपने बिस्तर पर आ गया। अगली सुबह विशाल अपने साथ अपने दोस्त विजय को ले आया, जो कि एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट था। पापा जी, ये हैं वही जिनके बारे में मैंने आपसे बात की थी। विशाल ने विजय की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो तुम एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हो? सतीश ने विजय से पूछा। जी अंकल, विजय ने जवाब दिया। तुमने कभी नरक के दरवाजे जैसी किसी चीज के बारे में सुना है? सतीश ने पूछा। हाँ, ऐसा कुछ होता तो है। ये ऐसी जगह होती है जहाँ से एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाया जा सकता है, विजय ने बताया। हाँ, तो वो जगह भी कुछ वैसी ही है। क्या तुम्हें लगता है कि समय बिताने के साथ साथ बाद में वो जगह या दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो सकता है, जिससे कि एक दुनिया से दूसरी दुनिया में ना जाया जा सके? सतीश ने अगला सवाल पूछा। बिना उस जगह को देखे कुछ भी नहीं कह सकता, विजय ने कहा। पापा जी, हम सब संभाल लेंगे। अगर वहाँ कुछ ऐसा हुआ भी तो हम वहाँ पर कोई भी काम शुरू नहीं करेंगे, विशाल ने सतीश को समझाने की कोशिश की। ठीक है, तो जाओ, लेकिन मेरी बातों का ध्यान रखना, सतीश ने कहा। अगले दिन विशाल और उसका दोस्त विजय दोनों गाड़ी से वहाँ के लिए निकल गए। वहाँ पहुँचने पर उन्होंने गाड़ी रोकी। आगे का रास्ता तो ऐसा लगता है कि पैदल ही चलना पड़ेगा, विशाल ने कहा। हाँ, यहाँ बहुत ज्यादा झाड़ियाँ हो गई हैं। अगर सब कुछ सही हुआ तो तुम्हें तो काफी दिन लग जाएंगे इस जगह को ठीक करने में, विजय ने कहा। नहीं, सब बहुत जल्दी हो जाएगा, उसकी टेंशन ना लो, विशाल ने कहा। ये देखो, विशाल ने विजय को झाड़ी हटाते हुए दिखाया। यही है उस पुराने गेस्ट हाउस का खंडर, विशाल ने कहा और आगे बढ़ गया। उसके पीछे ही विजय ने वहाँ कदम रखे तो उसके सर में तेज दर्द महसूस होने लगा। क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम कुछ महसूस कर रहे हो? विशाल ने पूछा। हाँ, मुझे यहाँ कोई ना कोई बुरी शक्ति का एहसास हो रहा है। रुको, मैं अपना K2 थर्मामीटर निकालता हूँ, विजय ने कहा और अपने बैग खोलने लगा। देखो, इससे साफ पता चलता है कि यहाँ कुछ ना कुछ जरूर है। चलो, हमें आगे भी देखना चाहिए, विजय ने कहा और दोनों आगे देखने लगे। कुछ और पता चला है? विशाल ने पूछा। हाँ, लगता तो यही है कि यह सिर्फ एक ही नहीं बल्कि बहुत सारी आत्मा है, विजय ने कहा। देखो, सिग्नल बढ़ते जा रहे हैं, शायद उस जगह कुछ है, विजय ने एक तरफ इशारा किया। दोनों वहां पहुंचे तो झाड़ियों के बीच एक दरवाजा दिख रहा था। लगता है इन झाड़ियों को यहाँ से हटाना होगा, विशाल ने कहा और झाड़ियों को हटाने लगा। सिग्नल बहुत तेज हो गए हैं, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, विजय ने कहा। एक बार देखना तो चाहिए कि ये दरवाजा कहाँ खुलता है, विशाल ने झाड़ी साफ करने के बाद कहा। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, ऐसा मुझे पहले कभी महसूस नहीं हुआ। इस दरवाजे को मत खोलो, विजय ने कहा। मुझे इस दरवाजे को खोलना ही है, विशाल ने कहा और बड़ा सा पत्थर लेकर उसके कुंडे पर मारने लगा। विशाल को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। जंग की वजह से कुंडा एक झटके में ही टूट गया। विशाल ने धक्का देकर दरवाजा खोला। ओ गॉड, ये कितना सड़ा हुआ पानी है, कितनी बदबू है यहाँ पर।
विशाल ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा। विशाल का मीटर अब बहुत तेज तेज बीप करने लगा था। तो यही है पापा जी का नर्क का दरवाजा, विशाल ने कहा। विशाल चलो यहाँ से, विजय ने मीटर की ओर देखते हुए कहा। तभी एक ही झटके से विजय का मीटर तेज आवाज के साथ फट गया। ओ, विजय के हाथ में थोड़ी चोट आ गई थी। विशाल विजय के पास आया। तुम्हें तो ज्यादा चोट लग गई है, विशाल ने कहा। विशाल मेरी चोट की चिंता छोड़ो और यहाँ से जल्दी चलो। तुम वो सब देखे या महसूस नहीं कर सकते हो जो मैं महसूस कर सकता हूँ। हमारा यहाँ आना उन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, विजय ने कहा। विशाल ने फिर वहाँ रुकना उचित नहीं समझा और दोनों वहाँ से निकल आए। तुम मेरा एक काम कर सकते हो, विशाल ने गाड़ी ड्राइव करते हुए कहा। क्या बताओ, विजय ने पूछा। तुम बस पापा जी से इतना कहना कि यहाँ अब कोई भी बुरा साया नहीं है, विशाल ने कहा। तो विजय ने उसे चौंक कर देखा। इतना सब देखने के बाद भी तुम यहाँ पर काम करना चाहते हो, विशाल ने सवाल किया। देखो विजय, बात को समझो। एक बार जब वहाँ पर गेस्ट हाउस बन जाएगा तो सब चीज अपने आप ही ठीक हो जाएगी। सबसे पहले हम उस दरवाजे को ही लॉक कर देंगे, चाहे तो कोई दीवार ही बना देंगे ताकि दरवाजे के खुलने का कोई विकल्प ही ना बचे। और तुम तो हो ही, विशाल ने समझाते हुए कहा। तुम एक बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हो, विजय ने कहा। देखो विजय, तुम्हें पता ही है कि मुझे बिजनेस में कितना घाटा हो रहा है। मुझे लगता है कि इस गेस्ट हाउस को बनाने के बाद मेरी आधी परेशानी दूर हो जाएगी। अब बस सब कुछ तुम पर ही टिका है, मेरी मदद करो, विशाल ने विजय से कहा। ठीक है, मैं कुछ देखता हूँ, विजय ने कहा। शाम होते होते वो लोग घर पहुँच गए थे। पापा जी देखो, मैंने कहा था ना कि वहाँ अब कुछ नहीं है, विशाल ने अंदर आते हुए पापा जी से कहा। मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं है। मैं तुम्हारे दोस्त विजय से पूछना चाहता हूँ कि उसे वहाँ कुछ महसूस हुआ था या नहीं, रिया के पापा ने विजय की तरफ देखते हुए कहा। नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ, विजय ने विशाल की तरफ देखते हुए कहा। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं रहा, रिया के पापा ने कहा। पापा अब उस बात को भूल जाइए, चलिए हाँ कर दीजिए, रिया ने अपने पापा से लाड जताते हुए कहा। ठीक है, अगर तुम लोगों की यही मर्जी है तो जो ठीक लगे करो, उन्होंने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। थैंक यू सो मच पापा, ये कहकर रिया अपने पापा से गले लग गई। अगले दिन से ही वहाँ काम शुरू हो गया। विशाल ने सबसे पहले उस दरवाजे के आगे एक दीवार बनवा दी, लेकिन जब भी वो दीवार बनवाता अगले दिन ही वो दीवार टूटी हुई मिलती। तुम्हारे कहने के अनुसार मैं उस दरवाजे पर दीवार बनवाता हूँ, लेकिन अगले ही दिन वो दीवार टूटी हुई मिलती है, विशाल ने विजय से फोन पर बात करते हुए कहा। मेरे विचार से तो उस पर एक मजबूत सा ताला लगवा कर ऐसे ही छोड़ दो। अगर कोई उस दरवाजे तक पहुँच भी गया तो उसे खोल नहीं पाएगा। बात तो तुम ठीक कह रहे हो, मैं ऐसा ही करता हूँ, विशाल ने कहा और फोन कट कर दिया। उसके बाद आगे कोई भी समस्या नहीं आई और कुछ समय बाद ही गेस्ट हाउस बनकर तैयार हो गया। गेस्ट हाउस बनने की खुशी में विशाल ने एक छोटी सी पार्टी देने का प्लान बनाया। इसी के लिए वो रिया के पापा सतीश से भी मिलने गया। पापा जी, गेस्ट हाउस बनकर तैयार हो गया है, विशाल ने आते ही रिया के पापा से कहा। जानकर अच्छा लगा, उन्होंने कहा। मैं जानता हूँ पापा जी कि आपको अभी भी मेरा ये फैसला ठीक नहीं लग रहा होगा, लेकिन समय के साथ साथ आपको भी लगने लगेगा कि मेरा फैसला ठीक था। मैंने गेस्ट हाउस में एक छोटी सी पार्टी, आप अगर उस पार्टी में रहोगे तो रिया और मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ये कहकर विशाल जाने लगा। 1 मिनट रुको विशाल, उन्होंने आवाज दी। रिया के पापा विशाल के करीब आए। इसे रखो, रिया के पापा ने उस कवच को विशाल को दे दिया। ये क्या है पापा जी, विशाल ने पूछा। बस ये समझ लो कि ये वही चीज है जिसने अब तक मुझे और रिया को बचा कर रखा है। इस समय इसकी मुझसे ज्यादा तुम्हें जरूरत है, रिया के पापा ने कहा। मेरी बेटी का ध्यान रखना, तुम नहीं जानते कि तुम लोग क्या करने जा रहे हो, रिया के पापा ने कहा। तो विशाल ने हाँ में सिर हिलाया और वहाँ से चला गया। अगले दिन सुबह से ही पार्टी की तैयारी शुरू हो चुकी थी।
विशाल, रिया, विजय, रिया का एक दोस्त रोहित और उसकी 2 बहन दीप्ति और मिष्टी सभी लोग थे और साथ में एक रसोइया सुधीर और 2 नौकर सुनील और किशन। विजय आना नहीं चाहता था, लेकिन विशाल ने जब उस पर जोर डाला तो वो आ गया। अपने साथ वो अपने पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखने का सामान भी ले आया था। पार्टी की तैयारी बहुत जोरों पर थी। दीप्ति और मिष्टी अकेले गेस्ट हाउस में घूमते हुए फोटो लेने में व्यस्त थे। घूमते घूमते दोनों उस दरवाजे तक पहुंच गए। अरे इस दरवाजे पर तो ताला लगा है, दीप्ति ने कहा। हो सकता है कि यहाँ गेस्ट हाउस का कुछ जरूरी सामान रखा हो। मिष्टी ने कहा यह भी हो सकता है कि यहाँ कोई भूत हो। दीप्ति ने मजाक करते हुए कहा देखो इसका ताला भी कितना बड़ा और मजबूत है। मिष्टी ने ताले को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहा। ताले के पास ही एक पैनी चीज थी। जैसे ही मिष्टी ने ताले को हिलाया तो उसका हाथ कील पर जा लगा। आउच! मिष्टी के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई और उसके हाथ से टप टप खून टपकने लगा और उस ताले पर गिरने लगा। अरे तुम्हारे हाथ में तो बहुत ज्यादा लग गई है। चलो बाहर चलकर मैं तुम्हारे हाथ पर कुछ लगा देती हूँ, दीप्ति ने कहा और दोनों बाहर चले गए। उसके बाहर जाते ही ताला खट की आवाज के साथ खुल गया। शाम होते ही पार्टी शुरू हो गई। सभी पार्टी एंजॉय करने लगे। रिया अपने पापा के न आने की वजह से मायूस थी। उसने एक बार फिर से अपने पापा को फोन लगाया। पापा सभी आपका इंतजार कर रहे हैं, रिया ने फोन मिलाते ही कहा। मैं सब जानता हूँ मेरी बेटी, मैं आना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं आ सकता, मैं बहुत ज्यादा मजबूर हूँ, रिया के पापा ने कहा। लेकिन ऐसी कौन सी मजबूरी है जो आप अपनी बेटी की खुशियों में शामिल नहीं हो सकते हैं, रिया ने पूछा। बस ना ही मैं बता पाऊँ और ना ही तुम समझ पाओगी, तुम अपनी पार्टी को एंजॉय करो। ये कहकर रिया के पापा सतीश ने फोन काट दिया। फोन कट कर सतीश ने एक लंबी सी सांस ली। मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची, उन्होंने कहा और खिड़की का पर्दा उठाकर देखा तो अंजलि वहीं घर से थोड़ी दूर टहल रही थी और उसकी खूंखार नजर अभी भी सतीश पर ही टिकी थी। मैं जानता हूँ अंजलि कि मैं जैसे ही यहाँ से बाहर निकलूंगा तुम मुझे मार दोगी, ये कहकर सतीश ने पर्दा वापस गिरा दिया और अपने बिस्तर पर आकर बैठ गया। पार्टी देर रात तक चली। उसके बाद सभी अपने अपने कमरे में सोने के लिए जाने लगे। देखो मैंने कहा था ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, विशाल ने विजय से। मैं चाहता हूँ कि आगे भी सब ठीक ही हो, विजय ने कहा और अपने कमरे में चला गया। विजय अपने कमरे में आया। उसे अभी भी कुछ अजीब सा ही महसूस हो रहा था। उसने अपना मीटर उठाया और चेक करने लगा। उसके मीटर की सुई धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी। वो जो कोई भी है यही है, ये कहकर उसने अपना सूटकेस खोला और सामान निकालने लगा। अचानक ही एक झटके में सब जगह अंधेरा छा गया। लाइट जा चुकी थी। ये विशाल बाबू ने भी इतनी जल्दी पार्टी रख ली। अभी तो जनरेटर का भी इंतजाम नहीं हो पाया है, सब तरफ अंधेरा हो गया है। सुनील किशन से कहता है तो जाकर इन्वर्टर ऑन कर दो, कुछ जगह तो रोशनी हो ही जाएगी, किशन ने सुनील से कहा। सुनील टॉर्च लेकर कमरे में पहुंचा। इतना अंधेरा है यहाँ, ये टॉर्च भी ठीक से नहीं जल रही, सुनील ने टॉर्च ऑन करते हुए कहा। सामने ही इन्वर्टर रखा था। सुनील ने उसका बटन दबाया तो कुछ जगह रोशनी हो गई। सुनील इन्वर्टर ऑन करके पलटा ही था कि कोई उसके ऊपर झपटा और सुनील की चीख भी हलक में ही दबी रह गई। आधी रात को मिष्टी गहरी नींद में थी। अचानक उसकी नींद टूट गई। कोई कमरे में धीमी आवाज से सिसक रहा था। मिष्टी ने देखा तो दीप्ति एक कोने में सिसक रही थी। दीप्ति क्या हुआ है तुम्हें, तुम ऐसे क्यों रो रही हो, मिष्टी ने परेशान होकर कहा। मिष्टी प्लीज नीचे पैर मत रखना, दीप्ति ने सिसकते हुए कहा। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। अब इतनी रात में कोई मजाक मत करो, चुपचाप बिस्तर पर आओ, नहीं तो मैं अभी तुम्हारे पास आ रही हूँ, मिष्टी ने कहा। नहीं प्लीज मेरे पास मत आ, वो तुम्हारे पलंग के नीचे ही है, दीप्ति ने डरते डरते कहा। बस बहुत मजाक हो गया, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, ये कहकर मिष्टी जैसे ही नीचे उतरी 2 हाथ पलंग से बाहर आए और उन्होंने मिष्टी को अंदर खींच लिया। ये देखकर दीप्ति ने एक तेज चीख मारी। थोड़ी ही देर में सब मिष्टी के कमरे में थे। क्या हुआ, तुम क्यों चीखी थी, रोहित ने पूछा।
वो एक साया था जो मिष्टी को पलंग के नीचे खींचकर ले गया। दीप्ति ने रोते हुए कहा। विशाल ने पलंग के नीचे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। विशाल ने कहा, तुम्हें पक्का यकीन है कि मिष्टी को कोई पलंग के नीचे से खींचकर ले गया है? रोहित ने दीप्ति से पूछा। हाँ भाई, मेरा विश्वास करिए, मैं सब सच कह रही हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है? रोहित ने कहा। तभी बाहर किसी के चिल्लाने की आवाज आई। लगता है मिष्टी बाहर हॉल में है, विशाल ने कहा और सब बाहर हॉल में आ गए। छी, कितनी बुरी बदबू आ रही है यहाँ पर, रिया ने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा। ये सब शायद गंदे पानी से आ रही है, रोहित ने कहा। हॉल में सब जगह कीड़े नुमा पानी फैला हुआ था। तुम सब यहीं रुको और कोई भी कहीं नहीं जाएगा, हम अभी आते हैं। ये कहकर विशाल ने विजय को इशारा किया। ये सब क्या हो रहा है? विशाल ने विजय से पूछा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये जगह किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं है, फिर भी तुमने मेरी एक ना सुनी, विजय ने कहा। लेकिन तुम्हारे कहने के अनुसार मैंने उस दरवाजे को भी बंद करवा दिया था, विशाल ने कहा। मेरे ख्याल से जरूर किसी ने उस दरवाजे को खोल दिया है, विजय ने कहा। तो विशाल के चेहरे पर खौफ उतर आया। हमें एक बार वहां चलकर देखना चाहिए, विशाल ने कहा। मैं वहां नहीं जाऊंगा, विजय ने कहा। क्यों, तुम्हें डर लग रहा है? तुम तो एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हो, फिर भी डर रहे हो, विशाल ने पूछा। हाँ, मैं एक्सपर्ट हूँ, लेकिन आज तक मेरा सामना ऐसी किसी चीज से नहीं हुआ है। मैं ऐसे अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, विजय ने कहा। अब आ ही गए हो तो मेरे साथ चलो, एक बार जाकर तसल्ली कर लेते हैं। हो सकता है कि ये सब हमारा एक वहम हो, विशाल ने कहा। तो विजय उसके साथ चल पड़ा। जैसे जैसे वो दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे वो कीचड़ नुमा पानी भी बढ़ते जा रहा था। दोनों उस दरवाजे से थोड़ी दूरी पर रुक गए। दरवाजा खुला हुआ था और सारा पानी उस दरवाजे से निकल रहा था। ये देखो, दरवाजा खुला हुआ है, इसका मतलब है कि हम में से कोई नहीं बचेगा। ये सब तुम्हारी जिद की वजह से हुआ है, विजय ने घबराते हुए कहा। ये बात बाद में भी होती रहेगी, लेकिन पहले हमें यहाँ से निकलना चाहिए, विशाल ने कहा। दोनों वापस जाने के लिए कदम मोड़े ही थे कि दरवाजे के पानी ने उन्हें अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। ये सब क्या हो रहा है? लगता है वो दरवाजा हमें अपनी ओर खींच रहा है। हमें जल्दी करना होगा, विजय। दोनों वहाँ से निकलने के लिए जोर लगाने लगे। तभी किसी ने विजय को पानी के अंदर खींच लिया। विशाल ने देखा तो विजय वहाँ नहीं था। विशाल वहाँ से जैसे तैसे बाहर निकलने में कामयाब हो गया। चलो, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, विशाल ने हॉल में आते हुए कहा। विशाल की बात सुनकर सब गेस्ट हाउस के मुख्य दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन तभी गेस्ट हाउस का मुख्य दरवाजा एक तेज हवा के साथ बंद हो गया। विशाल और रोहित भागकर वहां गए और उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुल नहीं पाया। हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे, ये जगह हमें मार डालेगी, रिया रोते हुए कहने लगी। रिया चुप हो जाओ, अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं, विशाल ने रिया को समझाते हुए कहा। तभी एक बार फिर से सब जगह की लाइट चली गई और वहाँ फिर से अंधेरा छा गया। सभी जल्दी से जल्दी अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाने लगे। सुनील, किशन, विशाल ने आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दोनों पता नहीं कहाँ मर गए। रिया, तुम दीप्ति के साथ रहना, मैं और रोहित अभी लाइट को देखकर आते हैं। देखो, बिल्कुल मत घबराना, विशाल ने रिया से कहा। रिया ने लगभग रोते हुए हाँ की। रोहित, चलो, विशाल ने कहा। विशाल के जाते ही रिया ने अपने पापा को फोन लगा दिया, लेकिन फोन नहीं लग पाया। रिया बार बार फोन लगाने की कोशिश करती रही। आखिर में फोन लग ही गया। हेलो, उधर से आवाज आई। पापा, रिया फोन पर ही रोने लगी। क्या हुआ तुम्हें, रो क्यों रही हो? रिया के पापा सतीश ने चिंता करते हुए कहा। पापा, हमें बचा लो। पापा, रिया ने कहा। तुम चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ, सतीश ने कहा। इतने में ही फोन कट गया। सतीश ने दोबारा फोन करने की कोशिश की, लेकिन फोन नहीं लग पाया। सतीश अपने बिस्तर से उठा और अलमारी से अपनी बंदूक निकाल ली। उसके बाद उसने खिड़की से झांक कर देखा तो अंजलि वहाँ नहीं दिख रही थी। सतीश ने धीरे से घर का दरवाजा खोला, गाड़ी स्टार्ट की और गेस्ट हाउस के लिए निकल गया।
विशाल और रोहित दोनों अंदर इन्वेटर रूम में पहुंचे। उन्होंने जैसे ही रूम का दरवाजा खोला तो देखा सुनील की लाश छत पर लटक रही थी। हे मेरे भगवान, ये सब क्या देख रहा हूँ, रोहित ने कहा। दोनों कोने से निकलकर इन्वेटर के पास पहुंचे। लगता है इसका स्विच किसी ने ऑफ कर दिया है और ये देखो, ये तार भी कटी पड़ी है, विशाल ने कहा। रुको, मैं इसे जोड़ने की कोशिश करता हूँ, रोहित ने कहा। ठीक है, विशाल ने अपनी पिस्टल निकाल ली थी। उधर दीप्ति और रिया डरी हुई हॉल में एक कोने में खड़ी थी। अचानक उन्हें किसी के तेज तेज चलने की आवाज आने लगी, ऐसे जैसे कोई छत की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा हो। अचानक वहां पर रखे जितने भी शीशे के सामान थे वो सब एक एक करके टूटने लगे। उनकी आवाज सुनकर वो दोनों चीखने चिल्लाने लगी। थोड़ी ही देर बाद सब कुछ एकदम से शांत हो गया। अचानक एक एक साया सामने से धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही साया उनके पास आया तो वो दोनों तेजी से चिल्लाई और तभी लाइट आ गई। वो साए गायब हो चुके थे। चलो, ये अच्छा हुआ कि इन्वर्टर चालू हो गया, रोहित ने कहा। ठीक है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, विशाल ने कहा और ये कहकर उस रूम से बाहर आ गए। और फिर रोहित जैसे ही उस रूम से बाहर निकलने वाला था तभी सुनील की लाश उसके ऊपर आ गिरी। रोहित वहां से घबरा कर उठा तो देखा सुनील की लाश में हरकत हुई और वो लाश उठकर रोहित का गला घोटने लगी। विशाल, मुझे बचाओ, रोहित ने विशाल की तरफ बेबसी से देखते हुए कहा। विशाल ने देखा तो एक डंडा वहां पड़ा था। विशाल ने उसे उठाया और उस लाश के ऊपर एक भरपूर वार किया। थोड़ी देर के लिए लाश दूसरी तरफ जा पड़ी। इतने में ही विशाल ने रोहित को उस कमरे से निकाल लिया और कमरे को अच्छे से बंद कर दिया। उस दरवाजे पर बहुत देर तक धम धम की आवाज होती रही और फिर सब शांत हो गया। दोनों वहां से वापस लौटने लगे तो उन्हें पास ही में कोई और भी पड़ा हुआ मिला। ये तो किशन है, विशाल ने उसे देखते हुए कहा। विशाल ने उसकी नब्ज पकड़ी तो उसकी नब्ज चल रही थी। ये अभी जिंदा है, विशाल ने कहा। दोनों उसे होश में लाए। बाबूजी, मुझे बचा लो, ये जगह भूतिया है, किशन ने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा। हम सभी को यहाँ से निकलना है किशन, विशाल ने कहा। चलो, अब हमें हॉल में जल्दी पहुँचना चाहिए, वो दोनों वहाँ अकेली हैं, रोहित ने कहा। ठीक है, विशाल कहता है। वो सब हॉल के लिए वापस जाने लगे कि तभी विशाल को कुछ आहट हुई। विशाल ने एक कमरे में किसी को देखा तो विशाल वहीं रुक गया। तुम रुक क्यों गए, रोहित ने पूछा। तुम लोग हॉल में जाओ, मैं अभी आता हूँ, विशाल ने कहा। उनके जाते ही विशाल ने वो दरवाजा हल्के से खोला। वहाँ एक आदमी दरवाजे की ओर पीठ करके खड़ा था, लेकिन विशाल ने उसे तुरंत पहचान लिया। विजय, ये तो तुम ही हो ना, विशाल ने कहा। रिया के पापा सतीश बहुत तेज गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। बस थोड़ी देर की बात और है, फिर मैं वहां पहुंच जाऊंगा, सतीश ने कहा। तभी उसकी नजर गाड़ी के साइड में लगे शीशे की तरफ गई। अंजलि का साया उड़ते हुए गाड़ी के पीछे आ रहा था। हे मेरे भगवान, इसने मुझे कहां से देख लिया, सतीश के मुंह से निकला। उसने एक्सीलेटर पर और दबाव बना दिया। गाड़ी अब पूरी गति से भाग रही थी। सतीश ने फिर से साइड के शीशों में देखा तो अंजलि वहां नजर नहीं आ रही थी। ये देखकर सतीश ने चैन की सांस ली। तुम मुझे ही देख रहे थे ना, सतीश ने गर्दन घुमाकर देखा तो सतीश की साइड वाली सीट पर अंजलि बैठी हुई थी। तुम यहाँ कैसे, सतीश ने घबराकर कहा। तुमने कहा था ना कि हम दोनों साथ में ही जिएंगे और साथ में ही मरेंगे, लेकिन देखो ना, तुमने मुझे अकेला वहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। बोलो क्यों किया ऐसा, बोलो, ये कहकर अंजलि ने अपने बड़े बड़े नाखून निकाल लिए। सतीश ने गाड़ी के तुरंत ब्रेक लगा दिए और तेजी से अंजलि के साइड वाला दरवाजा खोलकर गाड़ी घुमा दी। अंजलि गाड़ी से नीचे जा गिरी। सतीश ने फिर से गाड़ी को घुमाया और गाड़ी को तेजी से ले गया। सतीश ने पीछे अंजलि को खड़े हुए देखा। वो लगातार हंस रही थी। इतनी दूर से भी उसके हंसते हुए दांत दिखाई दे रहे थे। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मुझे तुम्हें देखकर कितनी खुशी हो रही है, विशाल ने विजय को देखते हुए कहा। मैंने तुम्हें मना किया था कि ये जगह ठीक नहीं है, लेकिन तुमने एक बार भी मेरी नहीं सुनी, विजय पलटा। देखो मेरे साथ क्या हो गया,
ये सब तुम्हारी जिद के कारण ही हुआ है, विजय ने कहा। विजय की खाल जगह जगह से पिघलकर गिर रही थी। विशाल ये देखकर पीछे हट गया। विजय का धीरे धीरे जबड़ा फैलते जा रहा था और वो धीरे धीरे विशाल की ओर बढ़ने लगा। विशाल ने अपनी पिस्टल निकाली और विजय की खोपड़ी पर निशाना लगाया। एक ही गोली में विजय की खोपड़ी के चिथड़े उड़ गए। विशाल ने उसके शरीर को पछतावे से देखा और कमरा बंद कर वहां से निकल गया। सब लोग हॉल में आ गए थे। तो क्या सोचा है तुमने? मुख्य दरवाजा बंद हो गया है, हम लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे? रोहित ने विशाल से पूछा। यहाँ से निकलने का बस एक ही तरीका है, हम लोग छत के सहारे नीचे उतरेंगे, विशाल ने कहा। सभी धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे। तभी रसोई से बर्तन के गिरने की आवाज आनी शुरू हो गई। किसी की घुटी घुटी आवाज भी रसोई से आ रही थी। रसोई में कौन हो सकता है? दीप्ति ने घबराते हुए पूछा। ये जरूर सुधीर होगा, वो अक्सर रसोई में ही सोता था, किशन ने कहा। तुम लोग ऊपर चलो, मैं और किशन रसोई में देखकर आते हैं, विशाल ने पिस्टल निकालकर कहा। दोनों रसोई की तरफ बढ़े। उन्होंने देखा कि एक सरकटी लाश सुधीर के ऊपर खंजर से लगातार वार पर वार किए जा रही थी। ये देखकर किशन चिल्ला पड़ा तो वो सरकटी लाश खंजर लेकर उनकी तरफ झपटी। विशाल ने उस पर गोली चलाई लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। जल्दी से ये बर्तन की जाली आगे करो, विशाल ने किशन से कहा। किशन ने तेजी से बर्तन की जाली आगे गिरा दी। इससे उन्हें थोड़ा समय मिल गया और वो लोग वहां से ऊपर की तरफ निकल भागे। वो लोग ऊपर आ गए। छत पर आने का रास्ता अच्छे से बंद कर दो, विशाल ने ऊपर आकर कहा। किशन ने तेजी से दरवाजा बंद कर दिया लेकिन नीचे से दरवाजे पर लगातार वार हो रहे थे। हम यहाँ आ तो गए हैं लेकिन नीचे कैसे उतरेंगे? रिया ने घबराते हुए पूछा। मुझे कुछ सोचने दो, विशाल ने कहा और वो छत पर से नीचे उतरने का कुछ समाधान ढूंढने लगा। आखिर उसे वहाँ पर एक रस्सी मिल ही गई। काम बन गया है, इसी रस्सी की मदद से हम नीचे उतर सकते हैं, विशाल ने कहा। बाबूजी, ये दरवाजा ज्यादा देर तक उन्हें नहीं रोक पाएगा, किशन ने घबराते हुए कहा। ठीक है, हम दरवाजे को देखते हैं, किशन तुम पहले उतरना, रोहित ने कहा। रस्सी काफी लंबी थी। उन्होंने रस्सी का एक सिरा रेलिंग से अच्छे से बांध दिया। ठीक है तो किशन नीचे जाओ, नीचे जाकर सबसे पहले मुख्य दरवाजे को खोलने की कोशिश करना, विशाल ने कहा। जी बाबूजी, किशन ने कहा और फिर धीरे धीरे रस्सी के सहारे नीचे उतरने लगा। किशन अभी आधा ही उतरा था कि खिड़की से उसे वही सर कटी हुई लाश दिखाई दी। उस लाश ने खंजर से वार किया और रस्सी एक ही पल में कट गई और किशन वहां से नीचे फर्श पर जा गिरा। उसे देखकर दीप्ति और रिया की चीख निकल गई। क्या हुआ? विशाल ने वहां से पूछा। वो किशन नीचे गिरकर मर चुका है, रिया ने रोते हुए कहा। अब हम भी नहीं बचेंगे, दीप्ति भी रोते हुए वहीं पर बैठ गई। तभी तेज आवाज के साथ वो दरवाजा टूट गया और उसके झटके से विशाल और रोहित दूर जा गिरे। सभी की आंखों में मौत का खौफ साफ दिखाई दे रहा था। उस दरवाजे से कीचड़ नुमे पानी का सैलाब छत पर आ गया और पूरी छत पानी से भरने लगी। हमें जल्दी करना होगा, नहीं तो ये पानी हमें खत्म कर देगा, रोहित ने पानी को देखते हुए कहा। उस पानी में अब तक जितने भी लोग मरे थे उन सबकी लाश तैर रही थी। अब एक ही रास्ता बचा है, हमें रस्सी की मदद से नीचे जाना होगा। इस बार सबसे पहले मैं जाऊंगा, विशाल ने कहा। रोहित और विशाल ने रस्सी दोबारा खींचनी शुरू कर दी लेकिन रस्सी नहीं खींच पा रही थी। शायद ये कहीं अटक गई है, मैं जाकर देखता हूँ, रोहित ने कहा। रोहित ने जब नीचे झांककर देखा तो उसकी सांस अटक गई। विशाल जल्दी यहाँ आकर देखो, रोहित ने कहा। विशाल वहां आया तो देखा कि किशन की लाश धीरे धीरे रस्सी के सहारे ऊपर आ रही थी। विशाल ने उस पर पिस्टल से फायर किया लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हम क्या करें? रोहित ने परेशान होते हुए कहा। हमें ये रस्सी खोलनी होगी, विशाल ने कहा। क्या अगर हम ये रस्सी काट देंगे तो हम नीचे कैसे जाएंगे? रिया ने पूछा। फिलहाल इन चीजों को सोचने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, ये कहकर विशाल ने उस रस्सी को रेलिंग से खोल दिया। धम की आवाज के साथ रस्सी खुल गई। उन्होंने नीचे झांककर देखा तो किशन की लाश दोबारा वहीं गिरी पड़ी थी। हमारे बचने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं,
अब हम नहीं बचेंगे, ये जगह हम सबको मार देगी। अब मैं यहाँ एक पल के लिए भी नहीं रुकूंगी। ये कहकर दीप्ति दरवाजे की तरफ भागी। रुक जाओ दीप्ति, वहाँ बहुत खतरा है। रोहित ने दीप्ति को रोकने की कोशिश की, लेकिन दीप्ति नहीं रुकी। इससे पहले कि दीप्ति उस पानी से नीचे उतर पाती कि पानी में तैरती उस सरकटी लाश ने खंजर से दीप्ति के पैर पर वार किया। दीप्ति भागते भागते उस पानी में जा गिरी और उस पानी के एक सैलाब ने आकर दीप्ति को निगल लिया। दीप्ति, रोहित चिल्लाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। दीप्ति के लिए अब हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। विशाल ने अफसोस जाहिर किया। पानी में पड़ी हुई लाश अब धीरे धीरे उन लोगों की तरफ बढ़ने लगी। ये देखकर विशाल ने उन पर पिस्टल से फायर भी किया, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। वो सभी मौत को करीब देखकर निराश हो गए थे। तभी अचानक एक गाड़ी मुख्य दरवाजे से टकराई और तेज आवाज के साथ वो दरवाजा टूट गया। रिया मेरी बेटी, मैं आ गया हूँ। गाड़ी से निकलकर रिया के पापा सतीश ने चिल्लाकर कहा। दरवाजे के टूटने के साथ ही ऊपर का पानी तेजी से नीचे की ओर जाने लगा। जल्दी रेलिंग को पकड़ लो, नहीं तो हम भी इस पानी के साथ नीचे बह जाएंगे, विशाल ने चिल्लाकर कहा। पानी बहुत तेजी से नीचे जा रहा था और वो लाश भी उस पानी के साथ साथ नीचे बहकर जाने लगी। सतीश तेजी से अंदर की ओर भागा कि तभी ऊपर से कुछ नीचे आ गिरा। सतीश के कदम रुक गए। सतीश ने देखा तो वो अंजलि की लाश थी। सतीश उसे करीब से देखने लगा कि तभी अंजलि की लाश ने आंख खोल ली। तो आखिरकार तुम आ ही गए। मैंने 25 साल तुम्हारा इंतजार किया है, अब और नहीं कर सकती। ये कहकर अंजलि सतीश पर झपट पड़ी और उसके गला दबाने लगी। पानी तेजी से नीचे जा रहा था। ये पानी हमें नीचे की ओर खींच रहा है, रेलिंग को कसकर पकड़े रहना, विशाल ने चिल्लाकर कहा। तभी रोहित के हाथ पर किसी ने वार किया। आउच! रोहित तेज से चिल्लाया और उसके हाथ से रेलिंग छूट गई और रोहित चिल्लाते हुए उस पानी के साथ बह गया। छत का सारा पानी वापस नीचे जा चुका था। विशाल ने देखा कि अब छत पर कुछ नहीं है, तो उसने रिया का हाथ पकड़ा और तेजी से नीचे की ओर बढ़ने लगा। सतीश अंजलि से गला छुड़वाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। तभी पीछे से विशाल ने अंजलि पर वार किया और अंजलि की लाश दूर जा गिरी। पापा, आप ठीक तो है ना? रिया ने सतीश के पास आकर घबराते हुए पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ, सतीश ने उठते हुए कहा। उठिए, अब हमें यहाँ से निकलना होगा, विशाल ने सतीश को उठाते हुए कहा। वो लोग वहाँ से निकलने लगे कि तभी सतीश के पैर किसी ने खींच लिए। सतीश ने देखा तो अंजलि उसे खींच कर ले जा रही थी। छोड़ो मुझे, छोड़ो, सतीश कसमसाने लगा। सतीश, 25 साल पहले जो शुरू हुआ था उसे खत्म करने का वक्त आ गया है। तुमने उस नर्क के दरवाजे को खोला था और तुम्हारी मौत के बाद ही ये सब खत्म होगा। अरे पापा जी कहाँ रह गए? विशाल ने पीछे मुड़कर देखा। रिया, तुम यहीं रुको, मैं पापा जी को देखकर आता हूँ, विशाल ने रिया से कहा। नहीं विशाल, मैं अकेले यहाँ नहीं रुक सकती, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, रिया ने घबराते हुए कहा। दोनों वापस अंदर पहुँचे। पापा जी, विशाल ने आवाज दी। तभी विशाल को कुछ आहट महसूस हुई। चलो मेरे साथ, विशाल ने रिया का हाथ पकड़ा और उस आवाज की ओर बढ़ने लगा। वो लोग उस दरवाजे तक पहुंच गए जिसे नर्क का दरवाजा कहते थे। उसका दरवाजा खुला हुआ था और दरवाजे पर ही सतीश खड़ा था। पापा जी, विशाल ने वहां आना चाहा तो सतीश ने हाथ उठाकर उसे वहीं रोक दिया। मेरे जाने का वक्त आ गया है। 25 साल पहले जो कहानी शुरू हुई थी वो अब खत्म होने जा रही है। ये कहते हुए सतीश ने पीछे देखा तो अंजलि भी पीछे से निकलकर सामने आ गई और उसने सतीश का हाथ थाम लिया। विशाल, मेरी बेटी का ख्याल रखना, सतीश ने कहा। सतीश की आंखों में आंसू थे। पापा नहीं, आप कहीं नहीं जा सकते, रिया रोते हुए कहने लगी। हमेशा खुश रहना मेरी बेटी, सतीश ने कहा और फिर धीरे धीरे उस पानी में उतरने लगा। एक तेज आवाज के साथ वो दरवाजा बंद हो गया। रिया वहीं बैठकर रोने लगी। विशाल ने रिया के कंधे पर हाथ रखा। वो हमेशा के लिए चले गए हैं, विशाल ने कहा। नर्क का दरवाजा फिर से बंद हो गया है, हमें भी अब चलना चाहिए, विशाल ने रिया को सहारा देकर उठाया और दोनों उस गेस्ट हाउस से निकल गए। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। कहानी आप लोगों को कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा
और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।